Hello everyone and welcome back to the channel. This is the fifth lecture of magnetic fields due to electric current और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इन सर्कुलर लूप ऑफ अ वायर। और उससे भी पहले एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इन सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर। अब तक का जो हमने चैप्टर देखा है उसके अंदर हमने जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर होती है उसके अंदर अगर कोई करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो फाइंड आउट की थी। स्ट्रेट वायर थी। अब उसी स्ट्रेट वायर को अगर हम इस तरह से कोई सर्कुलर टर्न दे देते हैं, उसकी एक आर्क बना देते हैं या एक लूप बना देते हैं तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसके बाद में उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो आज के लेक्चर में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले ये टॉपिक देखते हैं। तो इसके लिए सिंपल देखो, यहाँ पर जो सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क ऑफ वायर है वो इस तरह से लेंगे हम। फॉर एग्जांपल इसके अंदर नया कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर थी जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था, उसके दोनों एंड्स जो है उसे थोड़ा सा हमने ट्विस्ट कर दिया तो जिसकी वजह से वो सर्कुलर आर्क बन गई। इस तरह से वो सर्कुलर आर्क होगी और इसका जो सेंटर होगा, सेंटर के साथ में इन दो एंड पॉइंट्स का जो एंगल बनने वाला है वो हम यहाँ पर थीटा कंसीडर करेंगे। दिस इज एंगल थीटा और इसकी रेडियस हम आर इतनी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होंगी। अब जहां पर भी आर्क ऑफ वायर आती है उसके लिए उसके अंदर अगर कोई करंट फ्लो कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमें राइट हैंड कर्ल पाम रूल यूज करना है। कर्ल पाम रूल का मतलब कैसा, राइट हैंड है, राइट हैंड को हमें ये जो सबसे पहले हमने राइट हैंड पाम रूल देखा था उसे बस क्या करना है, इस तरह से कर्ल करना है, इसे इस तरह से कर्ल करना है। तो ये फिंगर्स किस डायरेक्शन में चाहिए, जिस डायरेक्शन में करंट है। तो ये जो थंब होगा, दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में, तो फिंगर्स को हमें इस डायरेक्शन में कर्ल करना होगा इस तरह से। तो ये जो थंब है, ये जो थंब होगा, थंब किधर की तरफ जा रहा है, इनटू द बोर्ड। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड। ओके, और इस पॉइंट के ऊपर, इस सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके लिए हम सिंपली बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज करेंगे। क्या यूज करना है हमें, बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ। ओके, बायोट-सावर्ट्स लॉ का इक्वेशन क्या है, dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला होता है ये छोटे से पार्ट के लिए होता है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड हम एक छोटे से पार्ट के लिए फाइंड आउट करते हैं और उसी को इंटीग्रेट करने के बाद में हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो यहाँ पर छोटा सा पार्ट हमें कंसीडर करना है तो यहाँ कोई लेंथ एलिमेंट कंसीडर करेंगे। किसी भी सर्कल के ऊपर अगर कोई छोटा सा पोर्शन हम कंसीडर करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है वो, स्ट्रेट लाइन। इस तरह से यहाँ तक का हम एक dl इतने लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ एलिमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक का छोटा सा पोर्शन ले लिए जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। तो dl और r बार दोनों के बीच में एंगल कितना है, dl और r बार दोनों के बीच में एंगल होता है थीटा। अब देखो आर बार की डायरेक्शन किधर है, यहाँ से सेंटर से जो लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर तक ये जो डिस्टेंस है वो हमने आर लिया है। तो सर्कमफरेंस के ऊपर सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री पर होती है। मतलब ये dl बार और r बार दोनों के बीच में एंगल कितना है वहां पर, 90 डिग्री। ठीक है, दो एंगल से देखो, ये जो एंड पॉइंट से सेंटर के साथ में जो एंगल बना रहे वो थीटा है। ओके, और इस बायोट-सावर्ट्स लॉ के अंदर जो थीटा आया हुआ है वो dl बार और r बार के बीच में, दिस इज dl बार, दिस इज r बार, दोनों के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री है। सो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिखाना है तो इसकी वजह से dB इक्वल टू कितना मिल जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन 90 1 हो गया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब भी फाइंड आउट करनी होगी वहां पर हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ dB। इंटीग्रेशन ऑफ dB करना है। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ dB कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड में क्या है यहाँ पर, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई dl अपॉन आर स्क्वायर हो गया इतना। dB का इंटीग्रेशन क्या होगा, b। सो दिस b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर ले लेने हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई भी कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर dl और r के बीच में
कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो देखो। हाँ यहाँ पर सिंपल, अगर मैं यहाँ पर प्लेन एंगल लेता हूँ, क्या लेना है हमें, प्लेन एंगल, और वो प्लेन एंगल का फॉर्मूला, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 11th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा। प्लेन एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, टू द रेडियस ऑफ सर्कल। सिंपल है, देखो डेफिनेशन क्या होती है, प्लेन एंगल इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो यहाँ पर हमने डीएल छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया है, सो इस डीएल का यहाँ पर सेंटर के साथ में जो एंगल बनने वाला है वो एंगल भी स्मॉल होगा। तो यहाँ पर स्मॉल एंगल के लिए डी थीटा लेंगे हम, इस डी थीटा विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल इज डीएल और इसकी रेडियस है आर। सो इसके ऊपर से डीएल की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, आर डी थीटा। क्या होगी, आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो एक स्टेप इधर ले लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0/4 पाई इंटू आई, डीएल की जगह क्या लेना है, आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो एक आर यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन से, म्यू 0 आई 4 पाई और आर, 4 पाई और आर भी क्या ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा, बस डी थीटा। क्योंकि डीएल अगर चेंज होगा, स्मॉल इतनी लेंथ कंसीडर की तो एंगल था डी थीटा, अगर यहाँ पर लेंथ इंक्रीज कर दी जाएगी तो एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा, और वो एंगल 0 से लेकर थीटा तक उसके लिमिट्स हम ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर लिमिट्स भी दिखा सकते हैं हम 0 to थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होगा, थीटा। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क ऑफ अ वायर विल बी म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा होगा। मतलब यहाँ पर जितनी सर्कुलर आर्क का एंगल होगा सेंटर के साथ में, जितना सेंटर के साथ में एंगल होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसके बाद में ये रेडियस, जितनी रेडियस कम होगी उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब कैसा, एंगल ज्यादा होना चाहिए, रेडियस कम होनी चाहिए, करंट ज्यादा होना चाहिए, तब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम होगी। क्लियर। अब यहां पर अगर हम एक केस ले लेते हैं, फॉर कंप्लीट लूप, अगर एक लूप हम कंप्लीट कर देते हैं, लूप कंप्लीट करने मतलब कैसे है, कोई स्ट्रेट वायर थी, उस स्ट्रेट वायर के दोनों एंड्स को हमने गोल करके एक दूसरे के साथ में मिला दिए। ठीक है, मिलाना नहीं है क्योंकि मिला दिए तो करंट वहां पर फ्लो नहीं कर पाएगा। सो इस तरह से एक सर्कल बना दिया, तो वहां पर उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो उसके लिए बस क्या करना है, यहाँ पर जो एंगल थीटा है, थीटा एक कंप्लीट सर्कल के लिए 360 डिग्री होता है, दैट इज 2 पाई रेडियन। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। सो दिस बी विल बिकम बी इक्वल्स टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर एज इट इज, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 2 पाई होगा। सो 2 पाई से ये डिवाइड हो गया, नीचे रहेगा बस 2। सो b इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई अपॉन 2r। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ कंप्लीट लूप। वहां पर कंप्लीट एक सर्कल होगा, सर्कुलर शेप में कोई वायर होंगे जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा, तो उसके सेंटर पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होंगी। सेम रिजल्ट हम एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड में भी देखने वाले हैं। कैसा, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। सबसे पहले अगर लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो। ओके, डन, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा टॉपिक है और एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने टॉपिक देखा है हमने, ये 2020 से 25 तक 2 या 3 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें सर्कुलर आर्क या कंप्लीट लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेशन के लिए क्वेश्चन आता है। डेरिवेशन है या फिर इस चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सो न्यूमेरिकल्स के अंदर ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत बार यूज करना होगा। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारे, दैट इज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड produced by current in circular loop of wire। मतलब वायर को एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में अगर रख दिया जाएगा, देखो आप समझ लो हमें करना क्या है। सबसे पहले हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए किया था। मतलब कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर होंगी, उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है
उसके लिए हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज किया उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद में हमने उस वायर को स्ट्रेट कर दिया। सॉरी, छींक आ रही थी वो बीच में रुक गई। अब देखो यहाँ पर उस वायर को हमने क्या कर दिया था, इससे पहले वाले टॉपिक में इस तरह से एक टर्न दे दिया था, आर्क बना दी थी या कंप्लीट सर्कल बना दिया था और उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किए। अब एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना है, देखो अब जमीन के ऊपर कोई इस तरह से कोई वायर सर्कुलर शेप में रखी हुई है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है और उसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह से इस प्लेन के ऊपर कोई करंट कैरिंग लूप रखी हुई है, ओके, इस तरह से इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये सिमिलर है एक बार मैग्नेट के। किसके सिमिलर है वो, बार मैग्नेट के। मतलब यहाँ पर कोई वायर रखी हुई है जिसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है उसे फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड कर्ल पाम रूल के अकॉर्डिंग करंट किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर उस लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, फिर से घूमकर सराउंडिंग से वहां पर जा रही है। मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और फिर से घूमकर उस तरफ जा रही है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड। और ये सिमिलर होगा किसके, एक मैग्नेट के अंदर क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी और साउथ पोल जाकर फिर से नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएंगी, इस तरह से होती है। So this current carrying loop is similar to a bar magnet। इस तरह से बार मैग्नेट के वो सिमिलर होंगे। और इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की जा सकती है। सेंटर पर हमने फाइंड आउट की थी। अब एक्सिस मतलब क्या, लूप अगर इस तरह से रखे होंगे नीचे, तो उसके सेंटर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होने वाली जो लाइन होंगी दैट विल बी द एक्सिस। जो सेंटर है उसका, लूप अगर जमीन पर रखी हुई होंगी तो उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन जो उसे परपेंडिकुलर है वो होगा उसका एक्सिस। फॉर एग्जांपल जमीन पर एक्स वाई एक्सिस होगा तो जो जेड एक्सिस होगा दैट विल बी द एक्सिस ऑफ दैट लूप। ठीक है, तो उसके लिए फिर से मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ इस डेरिवेशन के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से एक सर्कुलर वायर है which is having the current I flowing through it। यहाँ पर इसके अंदर I इतना करंट फ्लो कर रहा है। This wire is placed on XY plane। इस तरह से वो XY plane के ऊपर रखी हुई है। For example, this is our X axis, this is our Y axis, and the Z axis is perpendicular to both of these axes in this direction। This will be the Z axis। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसका सेंटर हो गया। सेंटर से तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, मतलब उसकी रेडियस, वो हम कैपिटल R से दिखा देंगे। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लूप में से जो Z एक्सिस होगा, Z एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब देखो हमें करना क्या है, देखो इस तरह से यहाँ पर ये जो लूप है, लूप से इस Z एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, इस तरह से यहाँ पर कोई हम पॉइंट कंसीडर कर दे। ओके, पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, दिस इज आवर पॉइंट P। ओके, तो जहां से हमने उसे कंसीडर करना है, जो लेंथ एलिमेंट होगा, लेंथ एलिमेंट से तो जो पॉइंट होता है, पॉइंट तक का डिस्टेंस हम R से दिखाते हैं, स्मॉल r से। क्लियर, तो इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम कोई dl इतना लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होंगी, जो इस एक्सिस के अलॉन्ग भी नहीं है और इसे परपेंडिकुलर भी नहीं है, दोनों के बीच में कहीं रुकी हुई है, दोनों के बीच में, मतलब इस तरह से। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी स्ट्रेट निकल कर जाने नहीं वाली, स्ट्रेट निकलेंगी वहां से लूप से, बट आगे जाने के बाद में वो कर्व होकर फिर से वहां पर आने वाली है। सो इस तरह से वो होंगी और किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है। क्लियर, तो इसीलिए हमें यहाँ पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बीच में ही लेनी होगी। ओके, उसके बाद में अगर हम बायोट-सावर्ट्स लॉ देखते हैं तो बायोट-सावर्ट्स लॉ का इक्वेशन क्या है, dB इज इक्वल्स टू स्मॉल पोर्शन के लिए dB इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई इंटू I dl इंटू साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दो थीटा लेने हैं हमें। पहला थीटा है r बार एंड dl बार के बीच में, तो यहाँ पर हमने dl बार कंसीडर किया है। और r बार, अगर मैं यहाँ पर कोई लूप रखता हूँ, यहाँ पर कोई लूप है या कोई लाइन भी होंगे,
तो इस पॉइंट के जेड एक्सिस से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो जेड एक्सिस के साथ में जो लाइन है वो और नीचे की लाइन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। कितना होगा? 90। अब देखो इस तरह से कोई लाइन आई थी, ओके, यहाँ पर डीएल बार था, तो डीएल बार और इस आर बार दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये किसके बीच में है? आर बार एंड डीएल बार के बीच में कितनी लेनी है हमें? 90 डिग्री। सो दिस डीबी विल बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 91 हो गया डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो गया इतना। उसके बाद में नेक्स्ट ये डायग्राम्स रेफरेंस के लिए मैंने ड्रॉ की थी, मेन हमारी ये डायग्राम होगी। उसके बाद में अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग जेड एक्सिस भी नहीं है, उसे परपेंडिकुलर भी नहीं है, वो बीच में ही। तो यहाँ पर उस dB को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा। ओके, dB कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स के अंदर हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से? उसमें से पहला कंपोनेंट लेंगे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट, dB परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का क्या होने वाला है? सबसे पहले हमें एंगल कंसीडर करना होगा। तो यहां पर अब देखो ये जो प्लेन है कौन सा? ये जेड एक्सिस जिसके अंदर आर है और ये आर है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा लेना है। अब ये दूसरा है बोला, ये कौन सा है? दूसरा। मैंने कौन सा बताया था आप लोगों को? इस तरह से ये आर था, उसके बाद में ये डीएल था, इन दोनों के बीच में कितना हो गया एंगल? 90 डिग्री था, हो गया। उसके बाद में इसके साइड में जो प्लेन होगा, इधर जो प्लेन होगा, ये एंगल हमें थीटा लेना है। कौन सा है वो? थीटा। अब वो डीएल बार का हो गया, वो साइड में चले गया, डीएल बार का साइड में चले गया। तो ये किसके बीच में एंगल है? अगर ये प्लेन फॉर्म होता है बोर्ड के ऊपर, अगर मैं ये सभी लाइंस को ड्रॉ करता हूँ तो उन लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो ये थीटा अगर हम डिक्रीज करेंगे, मतलब ये आर बार को हम डिक्रीज करते चले जाएंगे, पॉइंट पी को सेंटर की तरफ लाते चले जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जब लूप से निकलती है तो कैसे निकलती है? एग्जैक्टली उसे परपेंडिकुलर, मतलब वो एंगल वहां पर कितना हो जाएंगे? वर्टिकल के साथ में 0। दैट मीन्स ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा? थीटा कंसीडर करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जेड हो गया, ये पॉइंट पी है, तो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट क्या हो गया? अगर कोई वेक्टर होगा तो वो वेक्टर को हम रिजॉल्व करते वक्त यहाँ पर आर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर एंगल अगर ये थीटा कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा, जहां पर एडजेसेंट साइड होती है उसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो अपोजिट साइड होती है इसकी उसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होता है। सो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। यहाँ पर भी क्या होगा? ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, दैट डीबी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये इसे परपेंडिकुलर, दिस इज डीबी परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपोजिट साइड में है, मतलब यहां पर क्या लेना होगा हमें? डीबी साइन थीटा। कितना लेना है हमें? डीबी साइन थीटा। देखो आप ये जो डीबी साइन थीटा है ये कैसा होने वाला है? एक लाइन है, या मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। इस तरह से अगर कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m दिया हुआ है, और उसे एक रस्सी से इधर खींचा जा रहा है, दूसरी रस्सी से उधर खींचा जा रहा है, और दोनों तरफ अगर सेम फोर्स अप्लाई किया गया, तो ये एक दूसरे को क्या कर डालेंगे? कैंसिल कर डालेंगे। मतलब यहां पर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर भी है और इधर भी है, मतलब राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है, फ्रंट में भी है, बैक में भी है। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो सिमेट्री की वजह से, सिमेट्री मतलब सेम फोर्सेस की वजह से, सेम फोर्सेस बट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर सेम मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर क्या होने वाली है? सिमेट्री। ड्यू टू सिमेट्री दिस विल कैंसल, दिस कंपोनेंट विल बी कैंसल्ड, दिस विल बी कैंसल्ड। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है। बट उसी जगह पर यहाँ पर जो दूसरा जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है? जितने भी हमने रस्सी यूज की है वो उसे ऊपर की तरफ खींच रही है। मतलब यहाँ पर जितने भी इसके जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होंगे डी बी जेड, वो सभी उसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, सो जो दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? The second is dBz, that is किसके along है वो? Z axis, along
जेड एक्सिस, और इसे पैरेलल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा, दिस डी बी जेड इज इक्वल टू डी बी कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा के बाजू में हो। क्लियर। उसके बाद में हम यहाँ पर कॉस थीटा कितना है वो देख सकते हैं, यहाँ डीबी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। डीबी की वैल्यू कितनी है, डी बी जेड इज इक्वल टू, डी बी की वैल्यू कितनी है, म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। कॉस मतलब क्या होता है, कॉस मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट में क्या है, कैपिटल आर, और हाइपोटेनियस में क्या है, स्मॉल आर। सो दिस विल बी आर अपॉन आर। ओके, सो यहाँ पर आर इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया, आर क्यूब हो गया। सो दिस म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये जो स्मॉल आर है उसे हम डायग्राम के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। देखो अब यहाँ पर ये एंगल उसका 90 डिग्री है, जेड एक्सिस के साथ में है ना, वो 90 डिग्री एंगल हो गया। उसके बाद में ये 90 डिग्री है, ये आर हो गया, ये स्मॉल आर है, ये वैल्यू जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब यहाँ पर हम स्मॉल जेड से उसे दिखा सकते हैं। मतलब पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और उसके बाद में अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये कितना मिल जाएगा, रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। मतलब यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसे पावर स्क्वायर रूट है, मतलब पावर कितने से दिखा सकते हैं, 1/2। सो दिस विल बी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 1/2। कितना होगा वो, 1/2, और यहाँ पर उसकी पावर क्यूब में तो ये बन जाएगा, दिस डी बी जेड विल बी इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल इंटू आर डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी थी, 1/2, और उसकी पावर 3 थी। सो दिस विल बिकम 3/2। कितना हो जाएगा वो, 3/2। क्लियर। उसके बाद चलते हैं हम इसके टोटल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड will be the integration of dBz। क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ dBz करना है। तो इसका राइट साइड के अंदर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा। राइट साइड में क्या है, म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल इंटू आर डिवाइडेड बाय, नीचे है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके, होगा ये। देन यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स है वो कौन कौन से कांस्टेंट टर्म्स देखो, इसके अंदर जो करंट है वो कांस्टेंट है, जो रेडियस है इसकी ये भी कांस्टेंट है, उसके बाद में जो जेड पॉइंट है, जेड एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर कांस्टेंट है। सो यहाँ पर अगर डी बी जेड का इंटीग्रेशन लेते तो बी जेड मिल जाएगा, और राइट साइड में जो इंटीग्रेशन लेना है उसके अंदर कांस्टेंट साइड में निकल लेते हैं, तो म्यू 0/4 पाई कांस्टेंट है, उसके बाद में आई आर ये भी कांस्टेंट है, नीचे की तरफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट होगा रेस टू 3/2, और इंटीग्रेशन किसका लेना है, बस हमें डीएल का। ठीक है, डीएल कहां पर लिया था हमने, जो लूप थी लूप के ऊपर एक छोटा सा पार्ट लिया था, अगर हम उसे इंटीग्रेट करते, सबकी एडिशन करते, उसे कंप्लीट लूप के फॉर्म में लाते, तो पूरे लूप के ऊपर जो सर्कल का सरकमफरेंस होगा वो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीटली। सो दिस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज नथिंग बट 2 पाई आर सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। So this bz will be equals to mu 0 I r as it is divided by 4 pi, नीचे की तरफ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेस टू 3/2 भी as it is, मल्टीप्लाई बाय dl का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई r। सो यहाँ पर ये पाई 2 से डिवाइड किए तो नीचे रहेगा बस 2। सो bz इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, bz इक्वल्स टू म्यू 0 I r इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे रह जाएगा बस 2 टाइम्स z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेस टू 3/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। इस तरह से एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ तक डेरिवेशन होता है। ओके, उसके बाद में अगर हम यहाँ पर लूप के लिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जो करंट कैरिंग लूप थी उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो थी उसका जो फॉर्मूला है फिर से यहाँ पर हम देख सकते हैं। क्या करना है, बस ये पॉइंट अगर हम नीचे की तरफ सेंटर पर लाते हैं तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0। पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लाए तो यहाँ पर वो जो z पॉइंट होगा, z डिस्टेंस होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम z इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू ऊपर म्यू 0 I r स्क्वायर एज इट इज, नीचे की तरफ 2, z की वैल्यू 0, r स्क्वायर रेस टू 3/2, 2 कैंसिल हो गया, उसकी पावर
आर स्क्वायर आर रेस टू 2 रेस टू 3/2 डिवाइड का 2 कैंसिल हो गया, मतलब आर क्यूब रहेगा। सो नीचे की तरफ रहेगा बस आर क्यूब। सो आर स्क्वायर और नीचे के आर क्यूब में से 2 चले गए, 1 रहेगा। सो दिस विल बिकम म्यू 0 I अपॉन 2r। सेम फॉर्मूला हमने इससे पहले देखा था। ओके नाउ अब यहाँ पर कभी कभी सीईटी के लिए या बोर्ड के अंदर भी कभी कभी हमें यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस करना होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ से लाए आप? तो सिंपल है, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। पहले तो बार मैग्नेट के लिए, सॉरी यहाँ पर एम से दिखाना होगा, अगर बार मैग्नेट होगा तो QM × 2L ये उसका फॉर्मूला होता है। और अगर करंट कैरिंग लूप होंगे, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, करंट कैरिंग लूप इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। सो यहाँ पर वो भी एक टाइप की बार मैग्नेट के फॉर्म में होंगे। तो करंट कैरिंग लूप होंगे तो उसके लिए हम NIA ये फॉर्मूला लेते हैं, NIA। तो यहाँ पर NIA अगर वहां पर एक लूप की जगह कॉइल होंगी तो कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। यहाँ पर एक लूप के लिए कंसीडर किया है, देखो एग्जैक्टली ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर अगर कॉइल के लिए आ गए तो बस N से, कैपिटल N से नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर IA आ चुका है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये उसका फॉर्मूला यहाँ पर एडजस्ट करना है बस। देखो क्या करेंगे आप, म्यू 0 I एज इट इज डिवाइड बाई 2R भी एज इट इज, बट इसके अंदर एरिया नहीं है। क्या नहीं है? एरिया। सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एरिया करेंगे। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एरिया किए तो ऊपर की तरफ ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो दिस विल बिकम म्यू 0 M और डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू आर, दिस विल बिकम पाई आर क्यूब। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। ये जो फॉर्मूला हमने देखा है ये सीईटी के लिए बहुत बार पूछा भी जाता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। आज का जो हमने टॉपिक देखा है उसके अंदर बहुत से जो बोर्ड के अंदर हो या सीईटी के अंदर, एमएसटी सीईटी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। सो अच्छी तरह से देखो, अगर लिखना हो तो सबसे पहले स्क्रीन पॉज कर लो और लिख लो। ओके डन। अब देखो इसके अंदर जो आज का टॉपिक हमने देखा है इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।